हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका? बढ़िया है ना सब लोग? आज हम लोग जो है सेकंड पार्ट जो है लेकर आए हैं क्वेश्चंस का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है 10 क्वेश्चंस आप कंप्लीट किए थे और आज हम लोग उसके आगे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? दिया गया है ग्राम अड़ुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अड़ुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ग्राम अड़ुक क्या होते हैं भाई? ग्राम अड़ुक को जो है हम लोग मोल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में से क्या बोला जाता है? मोल, या इसी को बोलते हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ग्राम अड़ुक मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। वहां पे क्या हो जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन पूछ रहा है इसका? ग्राम अड़ुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अड़ुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अड़ुसंख्य गुणधर्म में पढ़ा था। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वहीं पे आया था आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक को आप केबी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केएफ से। ठीक है, तो कथनांक में उन्नयन जो है कब होता है भी? जब आप वाष्पशील विलेय में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो कथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। ठीक, उसी तरह से आप जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो हिमांक में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब शुद्ध विलायक के उन्नयन में वृद्धि हो जाती है, शुद्ध विलायक के जो है शुद्ध विलायक के हिमांक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम। विलयन की मोललता क्या होता है? समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको बताना है, मतलब आपकी जो मोललता रखना है उसकी वैल्यू कितना रखना है? आपको 1 करना है। ठीक है, तो 1 कब होगा भाई? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, तो मोललता क्या हो जाएगा? मोललता होता है आपका मोल पर केजी। ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। तो क्या करना है आपको? यहां पे 1 किलोग्राम विलायक, इसकी परिभाषा लिखना है आपको कि 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर, ध्यान सुनिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो यानी क्या आएगा? डेल्टा टीबी बराबर क्या मिल जाएगा आपको? के बी। ठीक है, तो डिफिनीशन आपका बनेगा कि 1 किलोग्राम विलायक में, शुद्ध विलायक 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है क्या कहलाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीबी बराबर क्या मिल जाएगा आपको? केबी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप केएफ देखिए। ठीक, तो वहां पे होता है हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? केएफ इंटू विलयन की मोललता एम। तो मोलल है तो मोलल के लिए क्या करेंगे? वैल्यू यहां पे भी आप 1 कर दीजिए। ठीक है, यहां पे आपको 1 करना है। ठीक है, 1 मोलल कैसे आएगा? तो 1 मोलल के डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता क्या होता है? मोल पर केजी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 करना है। डिफिनीशन कैसे बनाएंगे आप? 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है क्या कहलाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक डेल्टा टीएफ बराबर क्या मिल जाएगा आपको? केएफ। ठीक है, तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है? केएफ। केएफ किसके बराबर होगा? डेल्टा टीएफ के बराबर होगा। कब? जब 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है उसे बोलते हैं हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो यहां से आप डिफिनेशन बना लेंगे फार्मूले से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण करिए। अब डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं इसका कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान कब होता है?
जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो राउल्ट के नियम को जो है व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण करना है। ठीक, तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन फार्मूला क्या था इसका, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन पीवी नॉट माइनस पीटी अपान पीवी नॉट बराबर काई ए। आपने जो फार्मूले का डेरिवेशन किया था क्या आया था, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, यानी विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। जैसे ही आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जितना ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे उतना ज्यादा वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन होता है। तो डेरिवेशन करने पर मिला था आपको पीवी नॉट माइनस पीटी अपान पीवी नॉट बराबर काई ए। तो डिफिनेशन आप क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आप बोलेंगे एक शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। ठीक, इसका निर्धारण कैसे करेंगे इसको समझते भाई, चलिए इसका देखते हैं डेरिवेशन हम लोग इसका निर्धारण। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास विलयन में क्या है, दो घटक है, घटक ए और घटक बी। ए और बी ए और जो है बी दो कंपोनेंट मिलकर आपका एक सोल्यूशन बनता है विलयन। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है, तो इसमें एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, विलेय, दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, विलायक। तो ए हमारा विलेय मान लेते हैं, बी क्या है, बी आपका विलायक है। ठीक है, ए हमारा क्या है, विलेय है, बी क्या है, विलायक है। ठीक, तो विलयन का जो प्रेशर आएगा राउल्ट के नियम से, टोटल प्रेशर पीटी बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी। घटक का वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलयन का जो वाष्प दाब होगा घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ये आपका हो जाएगा राउल्ट के नियम से। ठीक, राउल्ट के फार्मूले से जो है पीटी बराबर पीए प्लस पीबी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे जो आपका घटक ए है एक ऐसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। ठीक है, तो जब ए अवाष्पशील विलेय है तो इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान सुनिए सब लोग, ए का प्रेशर नहीं बनने वाला है, केवल बी का प्रेशर बनेगा। ठीक है, ए के वजह से वाष्प दाब में क्या आता है, कमी आती है। जितना ज्यादा अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, बी के वाष्प दाब में उतना ज्यादा कमी आएगा, विलायक के वाष्प दाब में उतना कमी आ जाता है। तो यहाँ पर ए अवाष्पशील विलेय है तो इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वेपर प्रेशर नहीं बनेगा ए का प्रेशर। तो टोटल प्रेशर पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी। ठीक है, राउल्ट के नियम से पीटी बराबर पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीबी नॉट काई बी हो जाएगा। ठीक, चूंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है काई ए प्लस काई बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। काई बी की वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा, काई बी बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो जहां काई बी है वहां क्या रखेंगे, अब टोटल प्रेशर पीटी बराबर पीबी नॉट, काई बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस काई ये हो जाएगा। ठीक है, जहां काई बी लिखा है वहां पे आप क्या ले सकते हैं, 1 माइनस काई ए। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, पीटी बराबर पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट काई ये हो जाएगा। ठीक, इसको आप पक्षांतर करिए, क्या आएगा, पीबी नॉट इंटू काई ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको, पीबी नॉट माइनस पीटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप काई ए निकालेंगे तो काई ए बराबर क्या मिलेगा आपको, काई ए बराबर पीबी नॉट माइनस पीटी अपान, इधर पीबी नॉट से मल्टीप्लाई है, पीबी नॉट से क्या हो जाएगा, पीबी नॉट से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो। जितना ज्यादा ए की मात्रा बढ़ेगा उतना ज्यादा वाष्प दाब में क्या होगा, सापेक्षिक अवनमन होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसका डेरिवेशन आप दिखा देंगे, राउल्ट के नियम से इसके सूत्र का निर्धारण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया।
ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करें। ग्लूकोज का मोलल उन्नयन स्थिरांक, फिर से आगे भी ध्यान से देखो इधर, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? के बी की गणना करना है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज, ध्यान से देखिए 12 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। विलेय आपका क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है? 180 होता है। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया। तो जल क्या है आपका? सॉल्वेंट है, विलायक है। और ग्लूकोज क्या है आपका? ग्लूकोज आपका है विलेय, और जल हमारा क्या है? जल हमारा विलायक है। ठीक, तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम विलयन में और 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक दिया गया है। तो विलयन का जो क्वथनांक होता है, पहले हम विलायक का क्वथनांक को हम T1 मानते हैं। विलायक के क्वथनांक को क्या मानते हैं हम लोग? विलायक के क्वथनांक को हम मानते हैं T1। और विलयन का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है ना, विलय का क्वथनांक कम होता है। जैसे ही आप उसमें विलय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय, तो क्वथनांक क्या बढ़ जाता है? तो विलयन का क्वथनांक क्या मानेंगे हम? T2। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन क्वथनांक क्या मानते हैं हम लोग? T2। विलायक क्वथनांक क्या मानते हैं? T1। अब विलायक का क्वथनांक कितना होता है भाई? विलायक के क्वथनांक की अगर हम बात करें, T1 होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही उसमें ग्लूकोज मिला दिए तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। कितना हो गया भाई? T2 का मान जो है 100.34 डिग्री सेल्सियस। विलायक का क्वथनांक कम होता है, जैसे ही उसमें आप अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना हो गया? 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में पूछा है ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना करना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला आपका क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू यम। ठीक है, तो आपको यहां से Kb कैलकुलेट करना है भी। ठीक, तो डेल्टा टीबी कितना आएगा? डेल्टा टीबी आपको माइनस करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 करें कितना आएगा? 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बराबर Kb तो आपको निकालना है। और विलयन की मोललता, मोललता क्या होता है? मोललता मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक, इसका मोल है भाई विलेय का मोल, किसका केजी है? विलायक का केजी। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो 0.34 इक्वल Kb तो कैलकुलेट आपको करना है, इनटू विलयन की मोललता है, मोललता मोल पर केजी। विलेय का मोल चाहिए आपको। विलेय का मोल कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा। भार बटे अणु भार, भार कितना है आपका? 12/180। ठीक, मोल पर केजी, केजी विलायक का केजी चाहिए, विलायक ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं भाई? डिवाइड कर दीजिए 1000 से आप। ठीक, 100 ग्राम दिया है तो क्या करेंगे? 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, किस में चला जाएगा? ये किलोग्राम में, ये हो जाएगा आपका मोल। ठीक, सॉल्व करिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो काट दो भाई, ये तो कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी काट दीजिए आप, सीधे सीधे 12 से काट दो, कट जाएगा 12 1 का 12। ठीक है, 12 पंचे 60, 1/15 हो जाएगा। 1/, ये भी कट जाएगा, काट दीजिए इसको। 5 2 10, 5 3 15। तो बाहर बाहर मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 0.34 इक्वल Kb इंटू, ठीक है, बाहर बार मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2, 3 1 3, 2/3। ठीक है, कितना आएगा? 2/3। इसको आप साइड चेंज कर दो, 0.34। ठीक, 3 का डिवाइड है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड करिए, इक्वल टू Kb। ठीक, डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 0.17, मल्टीप्लाई कर दो भाई, Kb की वैल्यू आ जाएगा 17 × 51, 0.51। ठीक,
किसमें, डिग्री एन सेल्सियस में है, तो आ जाएगा आपका डिग्री एन सेल्सियस पर मोलल। ठीक है, मोललता आता है इसमें ना, डिग्री एन सेल्सियस पर मोलल। तो केवी की वैल्यू कितना आ गया, 0.51 डिग्री एन सेल्सियस पर मोलल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया आपका, क्वथनांक में उन्नयन वाला क्वेश्चन। तो 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री एन सेल्सियस तक पाई गई। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री एन सेल्सियस है तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान आपको दिया है क्वेश्चन में। आणविक उन्नयन स्थिरांक केबी की वैल्यू आपको दिया है 16.7 डिग्री एन सेल्सियस, यहाँ डिग्री एन सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, 16.7 डिग्री एन सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल या मोल इनवर्स। चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक। चलिए कार्बनिक यौगिक, तो 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में, जो आपका विलायक है कितना है 10 ग्राम एसीटोन CH3CO CH3, 10 ग्राम एसीटोन CH3CO CH3 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि पाया गया। कितना वृद्धि हुआ है भाई, पहले जो है एसीटोन का क्वथनांक दिया है, एसीटोन का जो क्वथनांक है उसको हम बोलते हैं T1। विलायक का जो क्वथनांक होता है उसको हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एसीटोन का क्वथनांक दिया है T1 बराबर 56.38 डिग्री एन सेल्सियस। ठीक, और क्वथनांक में वृद्धि हो गया, यानी विलयन का क्वथनांक आपको दिया है T2 बराबर, विलयन का क्वथनांक आपको दिया है T2 बराबर 56.88 डिग्री एन सेल्सियस। कार्बनिक यौगिक का अणुभार पूछ रहा है, तो चलिए ठीक है, भार तो दिया है, अणुभार इसका हम मान लेते हैं x ग्राम प्रति मोल। ठीक, कार्बनिक यौगिक का अणुभार आपसे पूछा जा रहा है, तो माना कार्बनिक यौगिक का अणुभार x। ठीक, चलिए लगाते हैं फार्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू विलयन की मोललता m। तो डेल्टा टीबी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस करेंगे कितना आएगा 0.50 केबी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान दिया है 16.7 डिग्री एन सेल्सियस। रख दो भाई, केबी की वैल्यू है 16.7 डिग्री एन सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल। विलयन की मोललता क्या होता है, मोल पर केजी। तो मोल पर केजी आपका रखना। विलयन की मोललता क्या होता है, मोल पर केजी। विलय का मोल और बटे क्या होता है, विलायक का किलोग्राम। विलय का मोल कैसे निकालेंगे आप, भार बटे अणुभार से। भार क्या है आपका 0.707, भार बटे अणुभार क्या है भाई, अणुभार आपने x, ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो हमने मान लिया x। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार क्या है x। तो मोल प्रति केजी, मोल बराबर भार बटे अणुभार। विलायक का केजी चाहिए, विलायक कितना है 10 ग्राम, तो किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 1000 से जो है ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके। तो 0.50 बराबर 16.7 ना, 16.7 गुणते, इसमें कर दो भाई डेसिमल गायब करने के लिए, अब कर दो मल्टीप्लाई, बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो बार बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 707। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा आपका, अपान 10x हो जाएगा, 10x। हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x को आप जो है पक्षांतर कर लीजिए, भाग है इधर आएगा, ऊपर हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर x इक्वल टू
16.7 इंटू 707 अपॉन 0.50 इंटू 10। ठीक है, तो x बराबर, आप मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आएगा आपका 5 हो जाएगा, 5.0 यानी 5 आ जाएगा। 16.7 इंटू 707 अपान 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अब डेसिमल एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करें कितना हो जाए, 15 1 17 हो जाएगा आपका। 5 15 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई। x बराबर 3.34 गुणते 707। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है 2361 कर लीजिएगा मल्टीप्लाई आप, 2361.38 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ठीक, इस तरह से आपको सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित की गणना करना है। क्वेश्चन में कह रहा है विलयन के हिमांक का अनुमान। हिमांक का अनुमान क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ। हिमांक का अनुमान क्या होता है, डेल्टा टीएफ। और विलयन का हिमांक बोल रहे हैं, विलायक का हिमांक होता है T1। अब विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा आपका, T2 की गणना करना है। ठीक है, विलायक का हिमांक हम क्या मानते हैं, T1, और विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा विलयन का हिमांक हो जाएगा T2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन में 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान से सुनिए, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। 450 ग्राम जल में घोला गया है। तो कह रहा है विलयन के हिमांक में अनुमान, डेल्टा टीएफ आपको निकालना। डेल्टा टीएफ का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू विलयन की मोललता कम हो जाएगा। फिर से मोललता के लिए क्या है, मोललता के लिए मोल पर केजी चाहिए, विलय का मोल और विलायक का क्या चाहिए, केजी। ठीक, तो मोल के लिए क्या होता है, भार बटे अणुभार। अणुभार क्या होगा भाई एथिलीन ग्लाइकोल का, C2H6O2। तो C2 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 36 और 30 और 32 यानी 62 हो जाएगा आपका। इधर इसका जो अणुभार हो जाएगा 62। ठीक, तो डेल्टा टीएफ आपको निकालना है। केएफ जो है इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, केएफ क्या। चलिए ठीक है, केएफ नहीं दिया है, तो जल के लिए जो केएफ का मान होता है H2O, जल के लिए केएफ की जो वैल्यू होती है 1.86। ठीक है, केल्विन अपान क्या हो जाएगा, मोलल। चलिए यूज कर लेते भाई। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ का मान क्या है 1.86 इंटू विलयन की मोललता, मोल पर केजी, विलय का मोल बटे विलायक का क्या चाहिए, केजी। विलय का मोल कैसे निकालेंगे आप, यहां से भार बटे अणुभार। भार क्या है आपका 30 बटे 62 हो जाएगा, और केजी विलायक का केजी तो ग्राम में दिया गया, किलोग्राम में आप चेंज कर लीजिए। 450 बटे क्या करेंगे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते भाई इसको, तो कट जाएगा आपका, काट दो इसको, 2 से कट जाएगा, 31 आ जाएगा आपका। इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा आपका। 5 से काटो 5 45, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। ठीक, तो डेल्टा टीएफ बराबर 1.86 इंटू, कर दीजिए आप मल्टीप्लाई बार बार, अभी तो कट जाएगा ये भी। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करो पहले, तो कितना है 15
15 इंटू 20 अपान क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 31 हो जाएगा। अब इसको काट दो आप, 9 वाले को काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 25 15। तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना आएगा 1.86 मल्टीप्लाई करो कितना 100 हो जाएगा आपका, नीचे 93 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 186 अपान क्या आएगा 93। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 93 दूना 2 बार जाएगा आपका। तो डेल्टा टी एफ का मान कितना आ गया 2, किस में रहेगा केल्विन में रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ गया क्वथनांक में उन्नयन कितना आ गया 2 केल्विन। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन और है, दूसरा पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है विलयन का हिमांक बोल रहे हैं। ठीक है, विलयन का हिमांक क्या होता है T2, विलायक का हिमांक क्या होता है T1, T2 की गणना करना है। तो डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। ठीक है, हिमांक में अनुमान डेल्टा TF बराबर क्या होता है T1 माइनस T2, जबकि डेल्टा TV बराबर क्या होता था T2 माइनस T1। ठीक है, हिमांक में अनुमान डेल्टा TF बराबर T1 माइनस T2। ठीक, क्योंकि विलायक का हिमांक क्या होता है ज्यादा, विलयन का हिमांक क्या होता है कम, ज्यादा में कम आपको माइनस करना है। तो डेल्टा TF का मान कितना आया है, डेल्टा TF का मान आया 2 केल्विन बराबर T1। तो विलायक का हिमांक कितना होता है, विलायक का हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में करेंगे 273 कर दीजिए आप, 273 केल्विन या 273.15 केल्विन माइनस T2 की वैल्यू चाहिए, पक्षांतर कर लो भाई, सेट चेंज करिए। T2 बराबर 273.15 माइनस 2 माइनस कर दो, T2 बराबर कितना आएगा 271 271.15 केल्विन। ठीक है, तो विलयन का जो हिमांक है घट गया। विलायक का हिमांक कितना था 273.15 था, जबकि विलयन का हिमांक क्या हो गया, विलयन का हिमांक घट गया, कितना आ गया 271.15 केल्विन। ठीक, चलिए आगे चला जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। तो परासरण क्या होता है आपने पढ़ा, एक चैप्टर इसमें आपका एक टॉपिक था अणुसंघ गुणधर्म में, परासरण दाब, उसमें आपने पढ़ा परासरण। परासरण क्या होता था, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता था, परासरण कहलाता था। ठीक है, तो परासरण जो होता है केवल ये लिक्विड के लिए होता है, द्रव के लिए होता है। ठीक, विलायक के कणों का गमन होता है, जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण तो सभी के लिए होता है, ठोस द्रव गैस, सबसे ज्यादा गैस का विसरण होता है। ठीक है, विसरण सभी दिशाओं में होता है, जबकि परासरण केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, जबकि विसरण के लिए कोई झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको अंतर दिखाना है, तो इसमें 2-4 पॉइंट आप जो है इसमें आप इसको कर दीजिए। ठीक है, तो परासरण के लिए पहला पॉइंट आप लिख दो क्या, कि परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण होता है। ठीक है, जबकि विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखे, परासरण में केवल विलायक के कण ही गमन करते हैं, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में गमन करते हैं, केवल एक दिशा में गमन करते हैं, एक ही डायरेक्शन में गमन करते हैं भाई ठीक, विलायक के कण। जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों कण, विलेय और विलायक दोनों कण, विलेय और विलायक दोनों कण सभी दिशाओं में गमन करते हैं, सभी दिशाओं में गमन करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भी, परासरण केवल ठोस में होता है,
ठीक है। या अगर अब बात करें सांद्रता का, तो परासरण जो है निम्न सांद्रता से किधर होता है, उच्च सांद्रता, विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है। निम्न सांद्रता से विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है, हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण में आपका उच्च सांद्रता से, विलेय के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। गैस है ज़्यादा से कम की ओर बहेगा, पानी है ज़्यादा से कम की ओर फ्लो करेगा। ठीक, तो विसरण की जो क्रिया है उच्च सांद्रता से किधर होता है, निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। ठीक, चौथा पॉइंट की बात करें, परासरण केवल किस में होता है, केवल द्रव में होता है परासरण, केवल द्रव में परासरण होता है। जबकि विसरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होता है। ठीक, इस तरह से आप इसमें 2-4 पॉइंट, आप कम से कम 4-5 पॉइंट इसमें लिखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भी। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, 27 डिग्री इन सेल्सियस, डिग्री इन सेल्सियस क्या लिखा है, डिग्री इन सेल्सियस, चलिए 27 डिग्री इन सेल्सियस, ठीक, पर डेसी मोलर, यहां पे मोलरता आपको दिया गया है डेसी मोलर, मतलब 1/10 यूरिया के विलयन का परासरण दाब पूछ रहा है। ठीक, यूरिया के विलयन का परासरण दाब आपसे पूछा जा रहा है। परासरण दाब पाई की गणना करना है आपको। ठीक, आपका विलयन किसका है, विलयन आपका है यूरिया विलयन। यूरिया फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, यूरिया विलयन है। इसकी सांद्रता आपको मोलरता में दिया गया है, यूरिया का विलयन है। इसकी सांद्रता आपको दिया है, सांद्रता आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, डेसी मोलर, सांद्रता मोलरता में आपको दिया है 1/10। कह रहा है इसके लिए परासरण दाब पाई की गणना करना है। तो परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है, CRT। ठीक है, चलिए फार्मूले पुट करते भाई। सांद्रता आपको दिया है, सांद्रता मोलरता में होता है, तो मोलरता क्या कितना दिया है 1/10 इनटू आपका जो कांस्टेंट दिया गैस कांस्टेंट R का मान कितना होता है 0.0821। ठीक है, 0.081 या फिर आप यूज कर सकते हैं 0.0821 होता है। ठीक है, 0.0821 पुट करिए। R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, अब ये केल्विन में है तो केल्विन में आप कर लो, इसको केल्विन में करें, 27 डिग्री को केल्विन में करते हैं, कितना आएगा 27 में आप 273 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो टेम्परेचर आपका किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना आ गया 300 केल्विन। चलो सॉल्व कर लेते भाई, इसको कैंसिल आउट करिए, 0 से 0 कट जाएगा, आपका 30 आएगा, इसमें कर दो मल्टीप्लाई। परासरण दाब पाई बराबर 0.0821 इंटू 30, तो पाई बराबर, एक 0 है डेसिमल, एक अंक आगे चला जाए, मल्टीप्लाई करो भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ठीक, और एक 0 है तो डेसिमल भी आपका एक पॉइंट पर चला जाएगा, 2.463। और प्रेशर है, प्रेशर किस में रहेगा, प्रेशर आपका रहेगा एटीएम में, यहाँ आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो परासरण दाब पाई का मान क्या आ गया 2.463 एटीएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया भाई, भारानुसार 30%, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, ठीक, के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है भाई। कंसंट्रेशन टर्म्स है आपके, ग्लिसरॉल का मोल अंश, मोल अंश क्या होता है भाई, मोल अंश हम लोग काई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, काई ए काई बी होता है, तो हमें क्या करना है, मोल अंश की गणना करना है। देखते भाई सोल्यूशन हमारा क्या है। सोल्यूशन जो है दिया है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, 30% ग्लिसरॉल C3H8O3,
ग्लिसरॉल का विलयन है प्लस H2O हो जाएगा विलयन बनाने के लिए। तो 30% भार अनुसार वेट बाई वेट दिया है, तो वेट बाई वेट का क्या मतलब है, 30 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में प्रेजेंट है। 30% भारानुसार जो दिया गया है इसका क्या मतलब है, 30 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो 30 ग्राम अगर विलेय है तो विलायक कितना हो जाएगा, विलायक हो जाएगा आपका 70 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या है, विलायक है। ठीक, C3H8O3 क्या है आपका, विलेय है। 30% बोल रहा है तो 30 बटे क्या हो जाएगा 100, 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम क्या है, ग्लिसरॉल। इसका आप अणुभार निकाल लीजिए, तो अणुभार कितना, भारतीय 36 और 8 44, 44 प्लस 48, ठीक है आपका 92 आ जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं ग्लिसरॉल के मोल अंश। तो विलेय को हम मान लेते हैं A और विलायक को क्या मानते हैं भाई, विलायक को हमने मान लिया B। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है, ये बराबर क्या होता है Na अपान Na प्लस Nb। ठीक है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल हो जाएगा आपका Na अपान Na प्लस Nb। तो A का मोल निकालना है, B का मोल। ठीक है, तो A का मोल आप निकाल लीजिए और B का मोल निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करिए। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे, अगर आप यहाँ से मोल निकालेंगे Na बराबर कितना आएगा, भार बटे अणुभार, भार है आपका 30, अणुभार कितना है 92, 92। इसी तरह से B का मोल निकालेंगे तो B का मोल Nb बराबर भार बटे अणुभार, भार आपका दिया है 70 और अणुभार कितना है, जल का अणुभार कितना होता है भाई 18 होता है, 18 से डिवाइड कर दीजिए। तो Na को अगर आप सॉल्व करेंगे तो शायद ये आपका आएगा 0.32। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 0.32 आएगा। इसको 17 अपान 18 18 3 से 3 ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे 3.88 आ जाएगा। चलिए रखते हैं भाई, का ये निकालना आपको, का ये बराबर क्या है, Na अपान Na प्लस Nb। Na का मान क्या है आपका 0.32 अपान 0.32 और प्लस Nb कितना है भाई 3.88। ठीक, चलिए आगे भाई देखते इसको कितना आएगा, जोड़ लो इसको, 0.32 अपान ऐड कर दीजिए 4 आएगा आपका 20 ऐड कर देंगे तो। ठीक, अब डेसिमल आपका 2 डिजिट पर है, यहां भी डेसिमल आपका 2 डिजिट पर है भाई, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया आपको, का ये बराबर 32 अपान 420, काट दो इसको, आप काटिए, कितना आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 1 का 4, 4 5 20, 8 अपान 105। तो का ये बराबर मोल फ्रैक्शन का ये बराबर, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा भाई 0 पॉइंट, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 0.076। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा 0.076 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलो देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में क्या हो जाता है, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। फिर से आ गया क्वेश्चन में, जल में क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जल में क्वथनांक घोलने पर जल के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, डेल्टा टीवी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, करा जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आपको दिया है क्वेश्चन में, मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान आपको दिया है 0.52 केल्विन अपन मोलल या फिर केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, तो जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान दिया 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल दिया गया है। कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में, सोल्यूशन हमारा क्या है भाई 3 ग्राम यूरिया है। यूरिया फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2। ठीक,
तो कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलायक कितना आपका दिया है 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। ठीक, केबी दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वथनांक में उन्नयन, क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी होता है। डेल्टा टीबी आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू या मोललता होता है, मोललता मोल पर केजी। मोललता क्या होता है आपका, मोललता जहां है वहां पे क्या हो जाएगा मोल पर केजी। ठीक है, चलिए डेल्टा टीबी आपको निकालना है। डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, केबी का मान क्वेश्चन में आपको दिया है, कितना दिया है 0.52 इंटू बिलियन की मोललता। तो विलयन की मोललता मोल पर केजी, विलेय का मोल और विलायक क्या होता है केजी। यहाँ जो मोल है किसका होता है भाई, विलेय का मोल होता है, केजी किसका होता है केजी होता है विलायक का। विलायक का केजी यहाँ रखेंगे आप, तो इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, विलेय का मोल निकाल लीजिए। यूरिया का अणुभार कितना होता है, यूरिया का अणुभार 60 आ जाएगा। ठीक, 32 10 42 2 44, ठीक है 60 आएगा। ठीक है, तो यूरिया का जो है अणुभार कितना होता है भाई, यूरिया का अणुभार आप निकालेंगे कितना आएगा 60। मोल निकालो भाई, तो मोल यहाँ से निकल जाएगा, विलेय का मोल, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है आपका 3, अणुभार कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक, और विलायक का केजी चाहिए, केजी कर दो 100 अपान क्या हो जाएगा 100 अपान 1000। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ऊपर आपका है मोल, नीचे क्या है केजी। चलिए आगे देखते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर, सिंपल कर दो और इसको 3 1 का 3, 3 से काट दो 20 बार हो जाएगा, 20 3 60, इसको भी आप काट देंगे कितना आएगा 10 हो जाएगा, यानी 0.52 इंटू 1/20। बार बार मल्टीप्लाई कर दो भाई, भी कट जाएगा 10 दूना 20, 1/2 आएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई करो, 10 1 जा 10 और 20 कितना 20 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 1 का 10, 10 दूना 20, 1/2 हो जाएगा। ठीक, 2 से आप काट दो इसको, 0. 2 दूनी 4 2 6 12, 0.26। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया, डेल्टा टीबी आ गया 0.26। किसमें आएगा भाई, केल्विन में आएगा। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना आ गया 0.26 केल्विन। ठीक, इसी के साथ हम लोग जो है अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।